वेलकम टू कैंपी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, अपन ने इसका कल बेसिक इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट पढ़ा था जिसमें अपन ने इसकी रसायन विज्ञान की परिभाषा पे पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से बांटा था अपन ने, एक रासायनिक के आधार पर और एक भौतिक के आधार पर। वहीं अपन ने भौतिक आधार पर वर्गीकरण किया था और उसको एक्सप्लेन किया था। आज अपन देखेंगे रासायनिक आधार पर। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो अपन ने कल देखा था कि पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने दो प्रकार से, भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर वर्गीकरण पुनः 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है तत्व, ठीक है, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, यह रासायनिक आधार पर 3 प्रकार से हैं। ठीक है, अब तत्व को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ये तत्व को 3 भागों में कौन कौन से हैं कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूं, पुनः बता रहा हूं। यह धातु, दूसरा अधातु और उपधातु। ठीक है, ये तो होता है तत्व का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखते हैं यौगिक। तो यौगिक को देखते हैं। यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन सा? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब वही मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ये भाग कौन कौन से हैं? एक है सममांगी और दूसरा है विषमांगी। यह रासायनिक आधार पर इनका वर्गीकरण है। तत्व को 3 भागों में, यौगिक को 2 भागों में और मिश्रण को 2 भागों में बांटा जाता है। अपन इनको बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करते हैं। तत्व को, फिर धातु, अधातु, उपधातु, फिर यौगिक को और मिश्रण को बारी बारी से आपके बीच एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला हेडिंग होगा अपने बीच तत्व। तो तत्व क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपको बताएं, तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित सारे एलिमेंट तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? आवर्त सारणी में उपस्थित, आवर्त सारणी में उपस्थित जो सारे तत्व है वो क्या, सारे एलिमेंट, जो सारे तत्व हैं वो आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आवर्त सारणी की बात आती है तो एक बात जरूर उठती है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये आवर्त सारणी की बात आती है। इन्हीं में धातु, अधातु और उपधातु प्रेजेंट होते हैं जो कि तत्व के प्रकार होंगे। ठीक है, अब एस, पी, डी और एफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? तत्व प्रेजेंट होते हैं। यह हुआ तत्व के बारे में। अब देखते हैं अपन कि अपन ने बताया था तत्व को अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? धातु,
अधातु और उपधातु। तो धातु की बात करते हैं। पहला धातु के बारे में बात करते हैं। तो धातु के बारे में एक बात होती, तो धातु होती क्या है? सबसे पहला है तो वे पदार्थ जो विद्युत के चालक, ठीक है, आघात वर्धनीय, ठीक है, चमक, ठीक है, कठोर व तन्यता रखते हैं। मतलब धातु से क्या तात्पर्य है? वे पदार्थ जो चालक होते हैं विद्युत के, आघात वर्धनीय होते हैं, जो चोट सहने की क्षमता रखते हो, चमक हो, कठोर हो और तन्यता। तन्यता का मतलब है जिनके तार बनाए जा सकते हैं, वो रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब आपको बताएं, आवर्त सारणी में अभी आपको मैंने बताया था कि 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब इन 4 ब्लॉकों में से कौन कौन से ब्लॉक में धातुएं पाई जाती हैं? तो 4 ब्लॉक छोड़ के आपको बताएं, 3 ब्लॉकों में धातुएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक, व एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एस ब्लॉक में जो धातु पाई जाती है उस धातु का नाम है क्षारीय, मृदा धातु, ठीक है। जो डी ब्लॉक में पाई जाती है वह कहलाती है संक्रमण धातु। कौन सी धातु कहलाती है? संक्रमण धातु कहलाती है, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक में पाई जाती है वह कहलाती है अंतः संक्रमण धातु, ठीक है। अब धातु का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है सोना, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ईटीसी। ये धातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती है। ये धातुएं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक में पाई जाती हैं। पी ब्लॉक में भी कुछ धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब पी ब्लॉक इसलिए नहीं लिखा उसमें क्योंकि धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाई जाती हैं, लेकिन एस, डी और एफ ब्लॉक में प्रॉपर धातु पाई जाती। इसको क्षारीय मृदा धातु, ये संक्रमण धातु और ये अंतः संक्रमण धातु पाई जाती है। किसमें? एफ ब्लॉक में। ये तो होता है धातुओं के बारे में। अब मैंने बात की थी धातुओं में क्या होती है? कठोर नेचर का होता है, लेकिन एक अपवाद होता है, एक्सेप्शंस होता है। वो एक्सेप्शंस क्या कहलाता है? अपवाद। जो अपना पारा होता है मरकरी Hg, वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। ये याद रखने को होता है, मरकरी कभी भी कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती, यह हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह होता है धातु का पूरा वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं अधातु के बारे में, ठीक है। अब अधातु क्या होती है? तो जस्ट इसका उल्टा क्या? अब पढ़ते हैं दूसरा है अधातु। वे पदार्थ
जो विद्युत के तो कुचालक, ठीक है, कुचालक किसके? विद्युत के। दूसरा है यह इनमें चमक आघात वर्धनीय व तन्यता नहीं पाई जाती। क्या बताया? जो अपनी अधातु है यह विद्युत की तो क्या होती है? कुचालक। इनमें चमक आघात वर्धनी में तन्यता क्या होती है? नहीं पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद देखें, अपवाद क्या है? जो अपना क्या होता है? आयोडीन, जो आयोडीन होता है अपना, ठीक है ना, जो अपना आयोडीन है उसमें क्या होती है? चमक पाई जाती है। आयोडीन, इसका सिंबल है आई। इसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। और एक बात बताई थी मैंने कि विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अपवाद नंबर सेकंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का क्या होता है? चालक। बस आपको यह याद रखना है, अधातु विद्युत की कुचालक तो होती है, लेकिन एक अपवाद है, जो अपना ग्रेफाइट है यह विद्युत का क्या होता है? चालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह कहा जाता है कि अधातु विद्युत यह चमक नहीं रखती, लेकिन जो आयोडीन है वो क्या रखती है? अपनी चमक रखती है। यह कहलाता है अधातु कहलाती है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? उदाहरण, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी। ये किसके उदाहरण हैं? अधातु के उदाहरण हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यह है किसके उदाहरण है? अधातु के उदाहरण हैं। ये हुआ धातु और अधातु के बारे में। अब अपन देखेंगे उपधातु के बारे में, ठीक है। अब उपधातु क्या होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठना चाहिए। तो उपधातु होती है वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं, ठीक है। तीसरा है उपधातु, ठीक है। तो उपधातु क्या होती है? वे पदार्थ जो कि धातु व अधातु दोनों के गुण रखती है। वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है क्या कहलाती है? उपधातु कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा? बिस्मिथ, Bi, एंटीमनी, ईटीसी। जो उपधातु होती हैं यह पी ब्लॉक में पाई जाती है। उपधातु कहां पाई जाती है? पी ब्लॉक में पाई जाती है, ठीक है। अब अपन ने देखा था रासायनिक आधार पर तत्व देखा था, तत्व को धातु, अधातु और उपधातु के रूप में बांटा था। अपन ने धातु को एक्सप्लेन किया, अधातु को एक्सप्लेन किया और उपधातु को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आती है अपनी बात, धातु, अधातु और उपधातु खत्म होने के बाद रासायनिक आधार पर
ये होता है तत्व का वर्गीकरण खत्म। अब चालू करते हैं यौगिक को। तो यौगिक होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। पहला है दूसरा यौगिक, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। अब देखते हैं यौगिक कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में देख रहे थे अपन। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कि एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, रासायनिक अभिक्रिया के संयोग से एक निश्चित भार व्यय अनुपात, माना कि इसका अनुपात 1 है और इसका अनुपात 2 है, ठीक है, निश्चित भार व्यय अनुपात के द्वारा बना पदार्थ वो क्या कहलाता है? एक कंपाउंड कहलाता है। पुनः देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जिनका निश्चित भार व्यय अनुपात हो और एक निश्चित अनुपात का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहलाता है क्या? कंपाउंड। जैसे कि H2O, ठीक है, H2O का निर्माण कैसे होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1:2 में संयोजित होके एक प्रोडक्ट का निर्माण बनाती है, वो क्या कहलाता है? जल। ये किसका उदाहरण है? एक प्रकार से कंपाउंड का उदाहरण है, ठीक है। अब ये तो हुआ कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी है कि जो कंपाउंड जो रिएक्शन से पहले होते हैं और रिएक्शंस के बाद जो उत्पाद होते हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन आता है कि इनका भौतिक गुण नष्ट हो जाता है। भौतिक गुण नष्ट कैसे हो जाता है? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जल के रूप में। तो इनका क्या हो गया? भौतिक गुण नष्ट हो जाता है और इनके ताप में परिवर्तन क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या ताप है इनका और यहाँ पे क्या ताप है? इनके ताप में परिवर्तन हो जाता है, यह होता है। और तीसरा है कि पहला तो हो गया इनके भौतिक गुण नष्ट हो जाते हैं, दूसरा है ताप में परिवर्तन हो जाता है, और तीसरा होता है ये सममांगी प्रकृति के होते हैं। सममांगी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब एक बात और है, यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। जो अपने कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड ए बी कंपाउंड है H2O बना है, किसके द्वारा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना हुआ। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा है, और ये क्या होता है? चौथा। ये क्या होते हैं? इनके गुण, प्रॉपर्टी इनकी, ठीक है। ये तो होता है कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, आपको बताया था मैंने। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बनिक बोलेंगे, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। पहला होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक और अकार्बनिक को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कार्बन
कि जो वे पदार्थ जो कार्बन से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? वे पदार्थ जो कि कार्बन से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो कि चट्टानों से प्राप्त होते हैं वे पदार्थ जो कि चट्टानों से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक की एक परिभाषा है और है, वो है वे पदार्थ जो कि जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? जीव जंतुओं से। वे पदार्थ जो कि जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। और वे पदार्थ जो चट्टानों से प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा क्या होता है? वसा, ईटीसी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये किसके उदाहरण हैं? कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात आती है अकार्बनिक यौगिकों के बारे में। वे पदार्थ जो कि चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं, क्या? जिप्सम, मार्बल, ईटीसी। वे पदार्थ जो चट्टानों से क्या प्राप्त होते हैं अपन को? मार्बल्स जो पत्थर्स होते हैं, जिप्सम वो किससे प्राप्त होते हैं? चट्टानों से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये होता है कंपाउंड के बारे में। अब बात आती है अपने तत्व हो गया, यौगिक हो गया, अब आती है मिश्रण की। ठीक है, अब मिश्रण किसे कहते हैं? कंपाउंड में तो अपन ने पढ़ा था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक निश्चित अनुपात में एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाते हैं। और वहीं जो तीसरा है अपना मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सर किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो कि एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाए जाते, वे दो से अधिक पदार्थ जो कि निश्चित भार व अनुपात में नहीं होते, क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। एक बार देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ जो कि निश्चित अनुपात में क्या होते? नहीं होते, वो कहलाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार से होते हैं। पहला है सममांगी, ठीक है, दूसरा है विषमांगी। पहला है सममांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण किसे कहेंगे? वह मिश्रण जिनमें भौतिक गुण एक समान हो, और विषमांगी मिश्रण कहते हैं जिनमें भौतिक गुण
अलग अलग हो। सममांगी तो कहलाते हैं भौतिक गुण एक समान हो, और जिनमें विषमांगी कहेंगे जिनमें भौतिक गुण अलग अलग हो वो कहलाते हैं विषमांगी, और ये कहलाएंगे सममांगी। सममांगी का उदाहरण है डेली लाइफ में यूज आने वाली सबसे पहली होती है अपनी चाय। चाय किसका उदाहरण है? सममांगी मिश्रण का। दूसरा है जिससे चाय मिलकर बनी होती है दूध। ठीक है, चाय और दूध किसका उदाहरण है? सममांगी मिश्रण का। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है वायु। वायु किसका, कैसे वायु किस विषमांगी का कैसे उदाहरण हुआ कि जो वायु में तरह तरीके के अनेकों प्रकार के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, और अनेकों प्रकार के पार्टिकल के क्या होते हैं? भौतिक गुण अलग अलग होने के कारण यह किसका उदाहरण बन जाता है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, और दूसरा है पानी। ठीक है, पानी ETC। पानी कैसे? पानी जैसे कि पानी में क्या होते हैं? ये होती है नदी वाले पानी की बात। जो नदी का पानी होगा उसका क्या नेचर अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें मिट्टी भी होगी, अनेकों प्रकार से अनेक प्रकार के पार्टिकल्स होंगे। तो यह किसका उदाहरण बनेगा? एक प्रकार से विषमांगी का उदाहरण बनेगा। ठीक है, यह हुई अपनी बात किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। वायु, पानी। एक उदाहरण और है आंधी, जिसको बोलते हैं चक्रवात। जो चक्रवात में धुआं उड़ती है, जो अपन को बरसाते के दिनों में मिलती है, वो किसका उदाहरण बनता है? विषमांगी का मिश्रण का उदाहरण बनता है। ये प्रकार हुआ रासायनिक आधार पर टोटली वर्गीकरण किया अपन ने। धातु का अधातु, उपधातु पढ़े, और जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में अपन ने पढ़ा। एक बार पुनः बताएं अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। पहले लेक्चर में अपन ने और दूसरे लेक्चर में पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा है, जो कि अपन ने 2 प्रकार से देखा था, एक रासायनिक आधार पर और एक भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर अपन ने 5 प्रकार से पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसास्टीन। ठीक है, उसी प्रकार से रासायनिक आधार पर अपन ने 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण पढ़ा है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आगे आने वाली क्लास में अपन इनके कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को चालू करेंगे। तो आज की लेक्चर में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को बिल्कुल लोगों को लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है आपके सामने ये वीडियो। ठीक है, तो इनिशियली लेवल से स्टार्ट है, 11th का संपूर्ण कोर्स कराएंगे अपन इस लेक्चर में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।